हेलो एवरीवन, वेलकम टू 10x नेटवर्क। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फेराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जो कि क्लास 12 के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में आपको मिलता है। और इसी के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नीट का प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज, जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज हमारे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। हम पहले टॉपिक पढ़ेंगे, कुछ थ्योरी देखेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, कम कम करके थ्योरी होगा, और उसके बाद हम उसी थ्योरी के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। आज का, जैसे कि मैंने कहा, आज का टॉपिक है फेराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फेराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, Faraday's laws of electrolysis are quantitative relationships based on the electrochemical research published by Michael Faraday in 1833। ये जो लॉज है ये क्वांटिटेटिव लॉज है। मतलब क्वालिटेटिव क्या होता है, जैसे कि आपने क्लास 11 में सॉल्ट एनालिसिस पढ़ा होगा, तो वो सॉल्ट एनालिसिस क्वालिटेटिव होता है, क्योंकि आपको एक सॉल्ट देते हैं, कहते हैं कि ये अननोन सॉल्ट में क्या रेडिकल है, तो वो होता है क्वालिटेटिव। और क्वांटिटेटिव है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको एक सॉल्यूशन दे दिया कॉपर सल्फेट का, और बताया कि इसमें कितना ग्राम कॉपर है, मतलब कितना अमाउंट है, आपको अमाउंट निकालना है, तो उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव। तो ये भी एक, ये जो दोनों लॉज है फेराडेस के, फेराडे का पहला और दूसरा, वो दोनों क्वांटिटेटिव लॉज है। ठीक है, मतलब इसमें भी कुछ अमाउंट की बात करेंगे हम, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अमाउंट की बात कर रहे हैं, W है यहाँ पे, दूसरा वाला भी अमाउंट के बारे में है। ठीक है, तो देखते हैं पहला लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ। तो इलेक्ट्रोलाइसिस तो आपको पता है क्या है, बेसिक डिस्कशन जो कि आता होगा आपको, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब बेसिकली वो प्रोसेस जहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन जो हो नहीं रहा है, उसको हम लोग एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी डाल के वो करवाते हैं। ठीक है, तो इट्स बेसिकली ए प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी, राइट। तो देखते हैं, और फर्स्ट लॉ हमारा ये कहता है, पहले हमने पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, लेकिन इन्होंने आके लॉ दिया और क्वांटिटी लाया इसमें, कि हमको पता है कि यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे लेट्स से कॉपर सल्फेट है, लेकिन यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है, लेट्स से कॉपर सल्फेट है, उसमें हमने अगर इलेक्ट्रिसिटी डाला, हमको पता है कि कॉपर सल्फेट टूट के Cu2+ और SO4 2- आयन बन जाएगा, लेकिन कितना बनेगा, मतलब कितना डिपोजिशन होगा, कितना रिलीज होगा, वो बताता है हमको फेराडेस फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, राइट। तो देखते हैं उसका क्या कह सकते हैं वैसे डेफिनेशन या फिर स्टेटमेंट। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और रिलीज ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड इन द प्रोसेस। मतलब इस डायग्राम से हम लोग समझते हैं विजुअलाइजेशन। अगर यहाँ पे हम कहते हैं, यहाँ पे लेट्स से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक, ठीक है यही है, रहने दीजिए। अगर हम कहते हैं कि यहाँ से Cu2+ निकल रहा है, यहाँ पे SO4 2- आके लग रहा है, यहाँ पे Cu2+ जाके लग रहा है, ठीक है, तो कितना मास होगा, दैट विल बी द अमाउंट ऑफ, लेट्स से मास ऑफ कॉपर that will be deposited will be directly proportional to the amount of electricity passed from this battery, let's say that is Q। हम लोग उसको चार्ज कह सकते हैं ना, amount of charge passed, right, let's say it is proportional to Q। अगर यहाँ से Q पास हुआ तो, और इसी चार्ज को हम लोग अगर in terms of current कहते हैं, तो चार्ज क्या होता है, चार्ज is basically nothing but current into time, right, क्योंकि current equal to charge per unit time होता है, तो चार्ज हम कह सकते हैं करंट इनटू टाइम। तो Q इसको हम लोग इक्वल टू IT लिख सकते हैं, अगर I अमाउंट ऑफ करंट निकलता है इस बैटरी से फॉर T मिनट्स और सेकेंड्स, T सेकेंड्स एक्चुअली, क्योंकि ऐसा ही है, तो वही लिखा है इधर पे देखिए। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और रिलीज ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पास इन द प्रोसेस। तो वही लिखा है कि W प्रोपोर्शनल टू Q और W इक्वल टू ZQ। तो यहाँ पे Z हमने एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट घुसा है, जैसे कि हम करते हैं हमेशा साइंस में, अपने पहले भी देखा होगा कि क्या होता है, फोर्स प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हम लोग KX लगाते हैं, एक कांस्टेंट लाते हैं। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो Z है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं या फिर इक्विवेलेंट कांस्टेंट कहते हैं, ये ज़्यादा पॉपुलर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो ये क्या होता है वो हम देखेंगे आगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि Q चार्ज इक्वल टू करंट इन टाइम लिख सकते हैं हम लोग, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि I into T, where I is the current passing through the circuit, and T is the
टाइम फॉर विच द करंट इज पास्ड. राइट. सो हम लोग कह सकते हैं कि W इक्वल टू ZIT, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. ये फॉर्मूला अगर आप याद रखें तो आज के मैक्सिमम सवाल हो जाएंगे. शायद एक सवाल के मतलब इससे सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं आपके बोर्ड्स में भी हो गया, आपका JEE नीट में भी हो गया. तो हम नीट के लिए कर रहे हैं तो नीट के क्वेश्चंस देखेंगे. शायद एक आध कई दूसरे एग्जाम से आ सकता है, क्योंकि प्रैक्टिस आप कहीं से भी कर सकते हैं. हायर लेवल्स एग्जाम जैसे कि अगर आप JEE से प्रैक्टिस करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, आप सिर्फ बेहतर होगे ना, क्योंकि आप बेटर लेवल के क्वेश्चंस कर रहे होगे. प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट. तो W इक्वल टू ZIT ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. इससे काफ़ी ज़्यादा सम्स आते हैं. आप देखेंगे कि इससे कितना इजीली हो जाता है. बहुत लोगों को लगता है कि ये टफ चैप्टर है, ये टफ नहीं है. ये अगर आप कॉन्सेप्ट समझ के चलेंगे विदाउट जस्ट फॉर्मूला बिना रट के, ठीक है, ये रटने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप 2-3 सवाल लगाएंगे ना इस फॉर्मूले से, आपको याद आ जाएगा ये फॉर्मूला. लेकिन आपको थ्योरी आना चाहिए कि क्यों ये कैसे आया, Z क्या होता है, IT क्यों आया. वो अगर आपको पता हो तो आप आसानी से सवाल सॉल्व कर लेंगे. तो यहाँ पे Z का वैल्यू लिखा हुआ है, Z इक्वल टू E बाई 96,500, वेयर E इज द इक्विवेलेंट मास. इक्विवेलेंट मास हमने सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में पढ़ा होगा. फिर आयनिकुलर में जब हमने मोलर नॉर्मेलिटी पढ़ा होगा तब हमने पढ़ा होगा, राइट. तो Z इज नथिंग बट इक्विवेलेंट वेट. अरे भाई, इक्विवेलेंट वेट और मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, राइट. क्या बोल रहा हूं मैं, इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय 96,500 कूलम. तो ये कैसे आया वो मैं बेसिकली आपको बता देता हूँ. और इसको हम लोग ने थोड़ा एक्सटेंड किया है. तो E को हम लोग ने कहा है क्या, मोलिकुलर मास और एटॉमिक मास डिवाइड बाय n फैक्टर, जो कि आपने पहले पढ़ा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में. फिर नॉर्मेलिटी पढ़ने के टाइम n फैक्टर अलग अलग केसेस में अलग अलग होता है. जैसे कि एसिडिटी के फॉर एन एसिड क्या होता है, वो नंबर ऑफ H प्लस रिलीज्ड. फिर फॉर ए बेस क्या होता है, नंबर ऑफ OH माइनस रिलीज्ड. एसिड के लिए विसिसिटी नहीं होता है बाय द वे, जितना रिलीज करता है उतना होता है. जैसे कि H2SO4 ने सिर्फ एक H रिलीज किया तो तब n फैक्टर 1 होता है. अगर आप बेसिसिटी लेके पकड़ोगे तो आप 2 कहोगे, लेकिन नहीं, हमेशा नहीं होता. कभी कभार बीच में भी रिएक्शन किया जा सकता है अगर हम एक्यूरेट कंडीशंस लगाए तो, ठीक है. डिवाइड बाय n फैक्टर. तो n फैक्टर इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, अलग अलग केस में, जैसे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या, खुद रिड्यूस होगा तो उसका इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन इन द प्रोसेस, राइट. तो फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस n फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इन रिएक्शन, ठीक है. जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लेट्स से इस जगह का हम लोग बात कर रहे हैं. Cu लेट्स से ये कॉपर रॉड है, जो कि है ऑब्वियसली कॉपर रॉड. यहाँ से कॉपर 2+ होकर सोल्यूशन में जा रहा है, ठीक है. तो Cu2 राइट. तो यहाँ पे हो क्या रहा है, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर 2 बढ़ रहा है, राइट. तो -2 इलेक्ट्रॉन. तो इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए, 2 इलेक्ट्रॉन. तो इसका हो गया n फैक्टर 2, ठीक है. तो जब हम इसका कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट वेट, तो हम कॉपर का कितना होता है, कॉपर का कितना होता है 29, शायद 63 होता होगा. 63 डिवाइड बाई 2 लिखेंगे हम फॉर इट्स इक्विवेलेंट वेट, क्योंकि यहाँ पे n फैक्टर, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है इसलिए 2 है यहाँ पे, ठीक है. तो ये Z इक्वल टू ये इक्विवेलेंट मास में 96,500 कहाँ से है वो मैं बताता हूँ. तो जब भी हम ऐसे रिएक्शंस की बात करते हैं, लेट्स से ये इसी का एग्जांपल लेते हैं, इजी होगा. Cu -2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu2+, ठीक है. नहीं, एक 1 का लेते हैं तो 1 से इजी होता है, ठीक है. Na का लेते हैं, Na प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Na, राइट. तो यहाँ पे जब हम कहते हैं इस Na++ इलेक्ट्रॉन गिव्स Na, इसका ये मतलब नहीं होता कि एक Na+ आयन है मेरे पास, एक Na एटम है मेरे पास, एक इलेक्ट्रॉन नहीं. इसका मतलब होता है 1 मोल. जब हम कुछ लिखते नहीं है, लेट्स से यहाँ पे मैंने 2 कह दिया, 2 कह दिया, 2 कह दिया,
तब हम बोलते हैं कि 2Na प्लस 2 मोल्स ऑफ Na। लेकिन नहीं, जब हम कुछ लिखते नहीं है तब भी इसका मतलब होता है 1 मोल है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है जो कि इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। अगेन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होता है? 96,500। कैसे? आप मल्टीप्लाई करके देखिए, 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.022 × 10⁻23। और फिर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? 1.6 × 10⁻−19 कूलम। तो एग्जैक्टली 96,500 नहीं होता है, उससे शायद थोड़ा सा कम होता होगा, लेकिन हम लोग मतलब कैलकुलेशन की ईज के लिए हम लोग 96,500 लेते हैं, ठीक है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है 96,500 कूलम, ठीक है। अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का इतना होता है तो जब हम इक्विवेलेंट वेट लेंगे तो क्या होगा? इसको डिवाइड कर देंगे ना हम लोग, इसलिए हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय 96,500, क्योंकि एक का ही है ना, इसलिए अगर हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लेते तो ये डिवाइड बाय 2 होता, जो कि नीचे आके इंटू 2 हो जाता, ठीक है। इसलिए ऐसा आता है इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय 96,500, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है 96,500 कूलम और 1 फैराडे, ठीक है। तो फैराडे, जैसे कि आपको पता होगा, फैराडे बहुत ही पॉपुलर साइंटिस्ट थे। इनका केमिस्ट्री में भी नाम है, इनका फिजिक्स में भी नाम है। जैसे कि केमिस्ट्री में तो ऑफकोर्स इलेक्ट्रोलाइसिस है, उन्होंने बेंजीन डिस्कवर भी किया था। फिर फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें भी इनके लॉज हैं। तो ये काफ़ी पॉपुलर है, हर जगह पे इन्होंने नाम किया हुआ है। तो इसके साथ ख़त्म हुआ हमारा पहला लॉ। दूसरे लॉ पे चलते हैं। तो पहले लॉ में हमने क्या कहा कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पास, राइट। जो कि हमने फाइनली एक इक्वेशन से बताया कि W proportional to Q or W equal to ZQ, where Z is the proportionality constant which we call electrochemical equivalent, and then we wrote W equal to ZIT क्योंकि Q equal to IT होता है। और फिर हमने Z बताया क्या है यहाँ पे। फिर दूसरे लॉ में आते हैं। दूसरे लॉ में बताया गया है जब एक नहीं 2 या 3 इलेक्ट्रोलाइट इन कंसिडरेशन, मतलब मोर देन 1, 2 या 3 नहीं, मोर देन 1, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, n नंबर ऑफ हो सकते हैं। तो जब हम ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स को इन डिफाइंड सॉल्यूशंस हम इनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्टेड है, हर जगह में इक्वल इलेक्ट्रिसिटी होगा। जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो ऑफकोर्स इक्वल इलेक्ट्रिसिटी, इधर में अगर आई हुआ, इधर में अगर आई हुआ, इधर में भी आई होगा, इधर में भी आई होगा, इधर में भी आई होगा, हर जगह में आई होगा, ठीक है। तो सिमिलर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, राइट। सिमिलर अमाउंट ऑफ करंट होता है फॉर सेम टाइम, क्योंकि एक टाइम के लिए हम लोग सब सीरीज में है। तो अगर मैंने t इक्वल टू 0 में आई अमाउंट ऑफ करंट छोड़ा तो t इक्वल टू t में सब में ऑफ भी कर देंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होता है, लेट्स से यहाँ पे क्या हो रहा है, लेट्स से यहाँ पे SO4 2- डिपॉजिट हो रहा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, लेट्स से यहाँ पे Cu2+ डिपॉजिट हो रहा है, लेट्स से यहाँ पे Ag+ डिपॉजिट हो रहा है। तो ये तीनों जो डिपॉजिट होंगे, ये होंगे इन द ratios of their electrochemical equivalents or what electrochemical मतलब chemical equivalent masses, मतलब equivalent mass, ठीक है। तो या फिर हम इसको दूसरे तरीके में कह सकते हैं कि when they are connected in series, when one or more, when the same quantity of electricity is passed through different electrolytes connected in series and the masses of the substances liberated or deposited, ये तो मैंने जो बोल दिया। लेकिन हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर ऐसे 3 होंगे या फिर लेट्स से अगर ऐसे 2 होंगे जो कि सीरीज में कनेक्टेड है, तो उनका जो मास होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z, और इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर व्हाट इक्विवेलेंट मास। क्यों? क्योंकि Z इक्वल टू क्या होता है, E बाई 96,500, क्योंकि 96,500 तो कॉन्स्टेंट ही हो गया ना। तो इसलिए इन दोनों के इक्वल, इन दोनों के प्रोपोर्शनल कह सकते हैं। तो हमको पता है ऐसा अगर होता है कि W प्रोपोर्शनल टू Z, तो हम कह सकते हैं W1 बाई W2 इक्वल टू Z1 बाई Z2, क्योंकि दोनों में हम प्रोपोर्शनलिटी ले लेंगे, 1 के लिए 1, 2 के लिए 1, बाद में दोनों काट देंगे जब रेशियो लेंगे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है मैथमेटिकली, W1 बाई W2 इक्वल टू E1 बाई E2 इक्वल टू Z1 बाई Z2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट।
जेड ही आप याद रखो क्योंकि जेड से ई आता है, जेड इक्वल टू ई बाई 96,500 होता है। तो सेम ही बात है, अल्टीमेटली 96,500 दोनों में कट हो जाता है, राइट। तो ये हो गए हमारे दोनों लो, इजी था। पहला था W इक्वल टू जेड आई टी, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ट, मतलब W प्रोपोर्शनल टू Q, फिर W प्रोपोर्शनल टू आई टी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाएंगे, W इक्वल टू जेड आई टी हो जाएगा। फिर दूसरे में अगर मोर देन वन इलेक्ट्रोलाइट इज इन्वॉल्व इन डिफाइंड सॉल्यूशंस व्हिच आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये इंपॉर्टेंट है, व्हिच आर कनेक्टेड इन सीरीज, then the amount of their masses which would be deposited would be in the ratios of the electrochemical weights, equivalent weights or electrochemical equivalents, right, that is Z और E। उसको हम लोग कह सकते हैं W1 by W2 इक्वल टू Z1 by Z2। ठीक है, अभी चलते हैं क्वेश्चंस में। देखिए ये ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं है, जैसे कि मैंने कहा नीट का सीरीज है, एम्स से एक ही बात है, अभी नीट और एम्स एक हो चुका है, और एम्स मेडिकल एंट्रेंस ही हो, तो उसमें केमिस्ट्री लेवल शायद, ये तो काफ़ी आसान सवाल लग रहा है मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं होता दूसरे एग्ज़ाम से करने में सवाल, आपका अच्छा प्रैक्टिस ही होता है। और एम्स तो मतलब नीट का मतलब बाप था, पहले ज़्यादा हार्ड होता था, नीट क्वालिफाई करने के बाद ऑलमोस्ट जेई एडवांस का काम करता था फॉर मेडिकल एंट्रेंसेस, राइट। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम थ्रू द मिनिमम अमाउंट ऑफ थ्योरी। कितना थ्योरी था, एक स्लाइड, दो स्लाइड, राइट, 2 स्लाइड थ्योरी हमने पढ़ा, उससे हम लोग आज कुछ सवाल सॉल्व करेंगे, देखते हैं कितना होता है। ठीक है, कोशिश करते हैं करने का। पहला सवाल ये है, हाउ मेनी फेराडे चार्ज, फेराडे चार्ज पूछा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग चार्ज का क्या पता है हमको, चार्ज का हमको पता है कि कूलम में होता है, कूलम में हम लोग जनरली पकड़ते हैं, जैसे कि 96,500 कूलम। फेराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर KMnO4 टू Mn2+। तो पहले लिखते हैं ये KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट टू Mn2+। जब आयन होता है तो जो चार्ज होता है वही होता है ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +2। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, -8 हो गया, +1 हो गया, तो यह +7 हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो +7 टू +2 रिड्यूस हुआ है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, राइट, मैंगनीज का, क्योंकि वहाँ पे मैंगनीज है सिर्फ, तो लेट्स से 5 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। तो ये जब मैंने पढ़ाया था पहला, जब मैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट पढ़ा था तब मैंने कहा था कि ये 5 इलेक्ट्रॉन मतलब 5 इलेक्ट्रॉन नहीं, 5 मोल इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब 1 मोल, ये हिडन बात है, 1 मोल KMnO4 gets reduced to 1 mole of Mn2+ ions. Similarly, that is 1 mole of KMnO4 loses, or 1 mole of Mn, I must say, in +7 state loses 1 mole of 5 moles of electrons to become 1 mole of Mn2+, right? तो ये हो गया 5 मोल इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें फॉर्मूले की कोई ज़रूरत ही नहीं, ईजी हो गया और ना, क्योंकि फराडे पूछा है। 5 मोल इलेक्ट्रॉन, जैसे कि हमने पहले क्या पढ़ा था, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 96,500। 5 मोल का हो गया क्या, 5 × 96,500, 1 मोल का 96,500 कूलम, वो इक्वल टू क्या होता है अगेन, 1 फराड। तो ये बहुत ईजी है, याद रखना, 1 मोल का 1 फराडे, सॉरी। तो 5 मोल का क्या हो जाएगा, 96,500 इंटू 5 कूलम, राइट। फिर गंदा लिखा है मैंने, $96,500 इंटू 5 कूलम, राइट, मतलब 96,500 क्या होगा, 1 फराड इंटू 5 कूलम, सॉरी 1 इंटू 5 मतलब 5 फराडे हो गया। तो आंसर क्या होगा, 5 फराडे। एकदम सिंपल है, जब फराडे चार्ज में आप देखेंगे कितना इलेक्ट्रॉन्स का लॉस या गेन हुआ, वही हो जाएगा हमारा आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, 5 फराडे आंसर। देखते हैं, बिल्कुल 5 फराडे आंसर, गेन ऑफ 5 मोल इलेक्ट्रॉन्स, जो कि मैंने कहा 1 मोल का होता है 1 फराडे, तो 5 मोल का क्या हो जाएगा, 5 फराडे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. द नंबर ऑफ फेराडेज, अगेन फेराडेज में, द नंबर ऑफ फेराडेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टेन कैल्शियम क्लोराइड. मोलर मास दिया हुआ है, नीट 2020 एकदम रिसेंट पिछले साल का. नंबर ऑफ फेराडेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टेन CaCl2. तो यहाँ पे किसका बात हो रहा है? इलेक्ट्रोलाइसिस का बात हो रहा है, मोल्टेन CaCl2 का इलेक्ट्रोलाइसिस. तो CaCl2 हम लोग लिख देते हैं, क्या होगा टूट के Ca2 प्लस 2Cl माइनस, राइट, कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन. तो इसमें क्या पूछे? 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टेन CaCl. तो यहाँ पे हम लोग मोल की बात करते हैं. 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड जब इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है तो प्रोड्यूस करता है 1 मोल कैल्शियम आयन, 2 मोल क्लोराइड आयन. तो 1 मोल का मास कितना होता है? यहाँ पे लिखा हुआ है मोलर मास कैल्शियम 40 ग्राम्स. तो ये 40 ग्राम्स 1 मोल. यहाँ पे क्या पूछा है? 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम. और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना इन्वॉल्व हुआ है? हम देख रहे हैं कैल्शियम की बात, राइट. क्लोरीन हमारे कंसर्न में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि कैल्शियम कितना चाहिए, मतलब कैल्शियम प्रोड्यूस 20 ग्राम के लिए, कैल्शियम प्रोड्यूस करने के लिए कितना चाहिए हमको फेराडे, राइट. तो हम कैल्शियम का देखते हैं अलग से नहीं, मतलब इजी है. यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 0 से +2 में गया है, 0 से नहीं, इधर में तो अच्छा ठीक है +2 से ही है. तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि Ca2 प्लस Cl2 माइनस. अगर हम अलग से लिखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें 2 हो जाएगा, इसमें 1 और 1 × 2 करना पड़ेगा हमको. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कितने हो जाएंगे? 2. तो यहाँ पे एन फैक्टर भी हमारा 2, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट है, तो इसका क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या पूछा है? नंबर ऑफ फेराडेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम. तो यहाँ पे नॉर्मली अगर ये भूल जाओ, क्वेश्चन भूल जाओ, इसके लिए कितना चाहिए? इसके लिए चाहिए हमको, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है तो हमको चाहिए 2 फेराडे. जैसे कि पहले अभी हमने पढ़ा 1 इलेक्ट्रॉन के लिए 96,500 कूलम, मतलब 1 फेराडे. तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए 2 फेराडे. लेकिन यहाँ पे पूछा है 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम. ये है 1 मोल जो कि 40 ग्राम होता है. तो 20 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा? हाफ, इसका हाफ, 1 मोल का हाफ, मतलब 0.5 मोल. अगर 1 मोल के लिए यहाँ पे चाहिए होता है 2 फराड 1 मोल प्रोड्यूस करने के लिए Ca2 प्लस, तो इसके लिए कितना चाहिए होगा? 2 का हाफ, 1 फराड. तो ये होगा हमारा आंसर, जो कि है ऑप्शन 4. बहुत ही आसान था ये भी सवाल, देखते हैं. हाँ, 2 मोल इलेक्ट्रॉन फॉर 20 ग्राम, क्योंकि CaCl2 है, Ca2 प्लस गेट्स रिड्यूस टू Ca2 प्लस गेट्स रिड्यूस टू Ca, ठीक है. 2 मोल इलेक्ट्रॉन 40 ग्राम्स के लिए, क्योंकि 2 है उसका एन फैक्टर, तो 1 मोल के लिए उसका हाफ चाहिए होगा, जो कि 2 फराडे का हाफ हो गया, जो कि 1 फराडे हो गया, जो कि ऑप्शन 4 है हमारा. तो आगे देखते हैं. ये भी काफ़ी आसान सा सवाल था दोनों, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही थे. तो ये थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड हो गया. देखिए, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कोबाल्ट मेटल. तो कोबाल्ट देख के डरिए मत, कोबाल्ट ऐसा कभी नहीं आएगा कि कोबाल्ट देख के आपको पूछ लिया कि कितना मास होगा, मास ऑलरेडी दिया होगा. तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कोबाल्ट मेटल विल बी डिपॉजिटेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ कोबाल्ट 2 क्लोराइड, मतलब CO2 प्लस, इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विद अ करंट ऑफ 10 एम्पियर्स फॉर 109 मिनट्स. तो क्या क्या दिया हुआ है वो हम पहले लिखते हैं. कोबाल्ट मेटल, तो कोबाल्ट के एटॉमिक मास दिया हुआ है हमको, एटॉमिक मास लेट्स से इक्वल टू 59 U. When a solution of cobalt 2 chloride is electrolyzed with a current of 10 amperes, करंट दिया हुआ है let's say I 10 amperes for 109 minutes. टाइम हो गया हमारा 109 मिनट्स. तो 109 मिनट्स के लिए हमने 10 एम्पियर करंट को पास करने दिया थ्रू ए कोबाल्ट क्लोराइड सॉल्यूशन. तो 109 मिनट्स को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि SI इंटू 60 वट एवर इट इज. तो ये बहुत ही आसान सवाल हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हो गया. हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कोबाल्ट मेटल विल बी डिपॉजिटेड, मतलब वही हमारा जो पहला लॉ ही है ये, W इक्वल टू ZIT, राइट. तो Z क्या होता है हमारा? Z होता है E बाई 96,500, वेयर E इज नथिंग बट इक्विवेलेंट वेट, एंड I जो कि दिया हुआ इंटू 10, T हमने निकाला हुआ इन सेकेंड्स, 109 इंटू 60.
तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कितना होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। मास यहाँ पे दिया हुआ है 59 डिवाइड बाई 96,500, एन फैक्टर क्या होगा, कोबाल्ट 2 क्लोराइड दिया हुआ है ना, हाँ कोबाल्ट 2 क्लोराइड, तो यहाँ पे हो जाएगा एन फैक्टर 2, तो डिवाइड बाई 2, तो नीचे आ जाएगा इंटू 2 पे इंटू 10 इंटू 60 600 लिखते हैं हम, इंटू 109। तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा अराउंड 20 ग्राम्स। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखते हैं सोल्यूशन जो कि दिया हुआ है 59/2 इंटू 96,500 इंटू 10 एम्पियर्स के लिए इंटू 109 टू 60 टाइम, जो कि हम लोग ने सेकेंड्स में कन्वर्ट किया। सेकेंड्स में कन्वर्ट करना मत भूलिए क्योंकि एसआई में है, नहीं तो हम लोग जो काट देते हैं वो गलत हो जाएगा। तो ये 19.99 आता है, तो क्लोजेस्ट आंसर हम लोग लेंगे जो कि 20 ग्राम्स है हमारा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या चाहिए हमको, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड NaCl लिख देते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0.1 मोल क्लोरीन गैस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोरीन गैस है, क्लोरीन नहीं बोला है, क्लोरीन गैस बोला है। अगर क्लोरीन भी बोलते शायद क्लोरीन गैस ही हम लोग लेते हैं, लेकिन क्लोरीन गैस है तो Cl2, क्लोरीन एटम नहीं, Cl हो गया क्लोरीन एटम या फिर एलिमेंट कह सकते हो, Cl2 हो गया हमारा मोलिक्यूल, राइट, Cl2 गैस, क्लोरीन गैस, जैसे कि ब्रोमीन गैस हो गया Br2, बाइमोलिकुलर गैस होता है, विथ ए करंट ऑफ 3 एम्पियर्स। तो करंट दिया हुआ है 3 एम्पियर्स। द टाइम रिक्वायर्ड, T हमको निकालना है, तो ये भी लग रहा है कि उसी से हो जाएगा, W = ZIT से हो जाएगा, क्योंकि I दिया हुआ है, T निकालना है, Z हमको पता है क्योंकि बता दिया नाम क्या है, क्लोरीन है, W 96,500 में आ जाएगा, और W भी हमको पता है क्योंकि 0.1 मोल क्लोरीन गैस होता है ना। टू प्रोड्यूस 0. तो पहले हमका क्या था कि हमको निकालना था कितना निकलेगा W, लेकिन इस बार दिया हुआ है W इनडायरेक्टली, डायरेक्ट नहीं बोला कि इतना ग्राम, हमको बताया गया कि इतना मोल है, तो हम लोग मोल से ग्राम निकालना जानते हैं। क्लोरीन गैस का कितना हो गया मोलिकुलर मास 71, 35.5, जिन्होंने बोला है कान पकड़ो अपना, क्योंकि मैंने पहले भी कहा Cl मतलब एटॉमिक मास हो गया, क्योंकि 35.5 होता है, जो कि 35.5 होता है। Cl2 क्लोरीन गैस, मोलिक्यूलर मास 71, क्योंकि इंटू 2 71 होता है, 71, ठीक है। तो इसका हम लोग निकालते हैं W क्या होगा, 71 क्या है, 71 है एक मोल का मास, तो यहाँ पे कितना मोल है 0.1 मोल। तो जब अगर मैं कहूँ एक मोल का 71 है, तो 2 मोल का आप कैसे निकालोगे, इंटू 2 करोगे, 142 कह दोगे, तो 0.1 मोल का क्या करोगे, इंटू 0.1 करोगे, क्या होगा 7.1 ग्राम, राइट। तो W हमको पता है, I हमको पता है, Z हमको पता है, T हमको निकालना है, ओके। ये भी काफ़ी आसान सवाल, तो डरना नहीं है बिल्कुल, ठीक है। देखना है कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमको क्या क्या फॉर्मूला याद है एग्जाम में जाके, क्या क्या बिठा सकते हैं, अगर यहाँ पे बिठेगा क्या, ठीक है, निकल जाता है। इतना हार्ड नहीं होता इस चैप्टर का, मतलब एटलीस्ट JEE लेवल तक तो हार्ड नहीं होता, मेंस लेवल तक तो हार्ड नहीं होता, नीट में तो ठीक ठाक ही होता है, ईजी होता है। तो हमारा फेवरेट फार्मूला ZIT, W हमने निकाल दिया 7.1 ग्राम, Z क्या होगा, सोडियम क्लोराइड, द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस क्लोरीन गैस। तो सोडियम क्लोराइड का मत लिख देना मास यहाँ पे, क्योंकि हमने क्या कहा था पहले भी, वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट सोडियम क्लोराइड हियर, वी आर कंसर्न्ड अबाउट क्लोरीन गैस हियर। ये जब टूटेगा तो क्या होगा, Na+ और Cl- आएगा, तो वो Cl- ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होके सॉरी रिड्यूस होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, रिड्यूस होगा, क्या बोल रहा हूँ मैं, ऑक्सीडाइज होगा टू Cl2, 0 स्टेट, राइट, ये -1 स्टेट 0 स्टेट, ये ऑक्सीडाइज होगा, उसमें हम लोग कंसर्न है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन का, 1 मोल के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे हम लोग जो मास लेंगे यहाँ पे ZIT में, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट में, वो NaCl का मत लेना गलती से, यहाँ पे Cl का लेना है, जो कि 35.5 होता है।
डिवाइडेड बाई 96,500, क्योंकि n फैक्टर 1 है, जो कि मैंने कहा है 1 मोल के लिए यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज नहीं मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, लॉस कर रहा है। फिर I दिया हुआ है 3 एम्पियर्स, T निकालना है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लाते हैं, T इक्वल टू 7.1 इंटू 96,500 डिवाइडेड बाई 35.5 इंटू 3 हो गया ना, 35.5 इंटू 3 96,500 7.1 हो गया हमारा T, जो कि हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आना चाहिए 110 मिनट्स। 110 मिनट्स नहीं आएगा, 110 इंटू मतलब मिनट्स में तो नहीं आएगा, यहाँ पे जो भी आएगा लेट से x आया वो सेकेंड्स में आएगा, क्योंकि ऐसा ही है, उसको आपको डिवाइड करना है बाई 60, आ जाएगा आपका 110। ठीक है, ये देखिए W इक्वल टू ZIT, W क्या बोला मैंने 0.1 मोल के लिए 71 इंटू 0.1 जो कि 7.1 हमने निकाला अलग से, Z 35.5 बाई 1 इंटू 96,500, I दिया हुआ है 3, T नहीं पता हमको, T ये देखिए 6433.3 सेकेंड्स में आया है। ये कभी गलती मत करना, ये बहुत लोग करते हैं गलती, फिर एक भी आंसर के साथ नहीं मिलेगा, क्या है ये। तो इसको देखिए हिंट भी मिलना चाहिए कि मिल नहीं रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा है, राइट, 10 फोल्ड ज़्यादा है इन सब से, तो इसके भी 10 फोल्ड ज़्यादा है, 20 फोल्ड ज़्यादा है एक्चुअली। तो इसको आप डिवाइड करेंगे 60 से तो 107.22 जो कि क्लोजेस्ट है। तो ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले एग्जाम में क्लोजेस्ट आंसर आपको चूज़ करना है, हमेशा एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा, क्योंकि डेसिमल में हमेशा कहाँ आएगा, इजी वैल्यूज तो देंगे नहीं वो लोग आपको हमेशा। तो ये 107.22 क्लोजेस्ट टू 110 मिनट्स, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्या कर रहा हूँ मैं, तो ये हो गया हमारा आंसर, राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द वेट ऑफ सिल्वर, ये शायद आज का कह सकते हो आप, मतलब रिलेटिवली दूसरों से थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि इसमें अलग सा चैप्टर से एक कॉन्सेप्ट आ गया है, जो कि पहले वाले में था लेकिन बहुत ही इजी था, जो कि मोल से कन्वर्ट करना था ग्राम्स में। ये थोड़ा सा आप कह सकते हो हार्ड है, लेकिन ठीक ही है, इतना भी हार्ड नहीं है। द वेट ऑफ सिल्वर एटॉमिक मास दिया हुआ है, वेट याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिस्प्लेस्ड बाय क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दिया नहीं हुआ है, तो शायद आई निकालना पड़ेगा। आई नहीं है शायद दिया हुआ, आई नहीं निकालना, क्योंकि आंसर से पता चल रहा है करंट नहीं है, ग्राम से। विच डिस्प्लेसेस 5600 ml ऑफ O2 एट STP विल बी, तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन लग रहा है। तो पहले देखो इसमें बात क्या, पहले बताया सिल्वर के बारे में, दूसरे में बताया ऑक्सीजन के बारे में, तो इससे लग रहा है ना कि ये शायद दो इलेक्ट्रोलाइट का बात कर रहा होगा यहाँ पे। तो द वेट ऑफ सिल्वर डिस्प्लेस्ड बाय क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डिस्प्लेसेस, तो ये एक जगह में सिल्वर को डिस्प्लेस कर रहा है, लेकिन दूसरे जगह में ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर रहा है। मतलब ऑफकोर्स ये दो अलग अलग सॉल्यूशन की बात कर रहा है, दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे हमारा दूसरा लॉ लगेगा। तो पहले हम निकालने की कोशिश करते हैं क्या दिया हुआ है उससे, तो इससे क्या निकल में आता है। आप इसको देख के आपके दिमाग में क्या आता है, 56,000 ml ऑफ O2 एट STP विल बी डिस्प्लेसेस इतना, तो इससे हमको निकालना है O2 कितना है। तो ml से तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, हमको चाहिए ग्राम्स में। तो ग्राम्स कहाँ से मिलेगा, जैसे कि पहले हमने निकाला था मोल्स में, मोल्स पहले आएगा फिर आएगा ग्राम्स में। तो ये देखो हमने एक सिंपल सा चीज़ पढ़ा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में, उसी से आएगा ये। तो वही है यहाँ पे, वही है फंडा यहाँ का। वो अगर आपको पता है तो यह सवाल आप आराम से करके आओगे, 1 मिनट का भी नहीं है, लेकिन वो बहुत लोग भूल जाते हैं। ठीक, तो हमने जो पढ़ा था वो था 1 मोल ऑफ गैस occupies 22.4 लीटर वॉल्यूम एट STP। ठीक है, 1 मोल ऑफ गैस occupies 22.4 लीटर वॉल्यूम एट STP। तो वही यहाँ पे हमको पता है कि 1 मोल ऑफ गैस, तो यहाँ पे गैस है हमारा O2, लेट्स से 1 मोल O2 जो कि कितना ग्राम हो गया, 1 मोल O2 है 16 to 32 ग्राम O2 occupies what 22.4 लीटर। इसको हम लोग ml में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ml में दिया हुआ है 22400 ml। ठीक है, ये 1 मोल के लिए, तो ये कितना मोल का होगा, इजी है।
22400 ml इक्वल टू यूनिटरी मेथड 22400 ml इक्वल टू 1 मोल, तो 5600 ml इक्वल टू कितना मोल? 5600 ml इक्वल टू कितना मोल? डिवाइड करेंगे 1/2400 इंटू 5600, ईजी है। कितना हो जाएगा ये? 4 टाइम्स शायद, 4 6 24, 4 5 20, या 1/4, राइट। तो ये हो गया 0.25 मोल्स। .25 मोल हो गया, तो हमने मोल निकाल दिया 0.25 मोल। तो 0.25 मोल का कितना होता है O2 का मास? जैसे कि हमने पहले भी कहा 0.25 इंटू मोलिकुलर मास करना है हमको, क्योंकि एक का अगर 32 होगा, दो का 64 होगा, आप इजीली इंटू कर देते हो, तो इसमें भी सेम इजीली इंटू कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, जो होगा होगा। ये 1/4 है तो 8 होगा, राइट। तो हमने क्या निकाला है? हमने W1 लेट्स से W2 निकाल दिया, जो कि O2 का होगा 8 ग्राम्स। तो हमको निकालना क्या है? वेट ऑफ सिल्वर डिस्प्लेस्ड, वो निकालना है हमको। तो वेट ऑफ सिल्वर डिस्प्लेस्ड को हम लोग कहते हैं W1, और हमको पता है सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कहता है? W1/W2 इक्वल टू Z1/Z2, राइट, और E1/E2। तो W1 निकालना है हमको, W1 इक्वल टू Z1/Z2 इंटू W2। Z1/Z2 क्या होगा? 96,500, दोनों ऊपर नीचे काट दो तो E1/E2 बचता है। E1 क्या है? 1 हमने किसके लिए पकड़ा है? सिल्वर के लिए। तो उसका क्या होगा? सिल्वर का AgCl n फैक्टर 1 होगा, तो मास दिया हुआ है 108, 108 बाई 1 इंटू 96,500, जो कि 96,500 कट जाएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। Z2 का क्या होगा? Z2 है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या होगा? इधर में एटॉमिक मास है, तो यहाँ पे 16 बाई ऑक्सीजन का कितना होगा? 2 होगा ना, बिल्कुल। 2 इंटू 96,500, जो कि नीचे ये लिखने को, इंटू W2 जो कि 8 ग्राम्स है। अच्छा 16/2, हाँ ठीक है। तो ये 8 ग्राम्स हो गया, 8 फिर से कैंसिल हो गया। तो आंसर हमारा कितना है? W1 इक्वल टू 108 ग्राम। ये कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन 4, 108 ग्राम्स। तो ये हो गया हमारा द वेट ऑफ सिल्वर डिस्प्लेस। तो ये भी इतना हार्ड नहीं था, बस वही था फंडा कि हमको पता होना चाहिए कि मोलिकुलर मास ऑफ ए गैस ऑक्युपाइज 22.4 वॉल्यूम एट STP, सॉरी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये हो गया सवाल। आगे देखते हैं। तो ये सॉल्यूशन W1/W2 इक्वल टू Z1/Z2। W1 इक्वल टू मैंने सिमिलरली किया था 32 इंटू 0.4 इंटू 108। क्यों? क्योंकि 0.4 मोल हमने निकाला, 0.4 मोल इंटू मोलिकुलर मास के हमने, जो कि आता है 8, और फिर 8 इंटू 108 डिवाइड बाई 8, 8 कैंसिल हो जाता है, 108 ग्राम्स। ठीक है, तो ये आंसर है हमारा, आंसर 4। आगे चलते हैं। तो ये इसका शायद नहीं है, इसका आंसर नहीं है। ये भी काफ़ी आसान है, देखिए आप, रिड्यूस्ड, ये कोई इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, ये देखिए, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन। Al2O3 इज रिड्यूस्ड बाई इलेक्ट्रोलाइसिस लो पोटेंशियल्स एंड हाई करंट। इसका शाम से कोई मतलब कोई ताल्लुकात नहीं है इसका। इफ इतना एम्पियर आई दिया हुआ है, ऑफ करंट इज पास थ्रू मोल्टेन एल्यूमिना फॉर 6 आवर्स। टी दिया हुआ है, आप लोग आवर्स को मिनट्स में और मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना जानते हो। पास थ्रू एल्यूमिना फॉर 6 आवर्स, 16 6 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स में कन्वर्ट किया हमने। What mass of aluminum is produced? Same, W इक्वल टू ZIT। एल्यूमिनियम का मास दिया हुआ होगा 27 ग्राम पर मोल। एल्यूमिनियम का कितना होता है? एल्यूमिना है यहाँ पे, Al2O3,
मतलब AL2+ मतलब n=2 हो जाएगा। तो ये आप कर देना 27/2 96,500, आई दिया हुआ है, टी दिया हुआ है। तो आंसर जितना आएंगे आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। तो ऐसे ही हम लोग आगे भी ऐसे वीडियोस लाएंगे जहाँ पे हम लोग सिंपली कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ के हम सवाल करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।